यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखेंगे, है ना। मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कुछ दिन के लिए बंद था, तो मैं आगे आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखूंगा, है ना। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसके इसके बारे में जानते हैं कि इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। आप मार्केट में आपको कोई भी मेडिसिन दुकान में ये मिल जाएगा जो कि कार्बोलिक एसिड के नाम से बिक रहा है, क्योंकि इन लोगों का मिथ है कि इससे जो है सांप वगैरह ये भागता है, जबकि ये भागता नहीं है। इसका जो ये जब स्किन के कांटेक्ट में आता है, भले वो कोई भी एनिमल हो, जब वो स्किन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसमें वो जलन पैदा करता है ना, उसको बर्न करने रखता है। अगर आपके हाथ में भी एक ड्रॉप फिनॉल गिर जाए तो भी आपको जलन महसूस होगा, करेक्ट। तो इसीलिए इसका यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। ये इस नाम से आप देखेंगे मेडिकल शॉप में बिकेगा, आप वहाँ जाके पूछेंगे कार्बोलिक एसिड, तो डब्बे में एक सांप का फोटो भी बना हुआ रहेगा और कार्बोलिक एसिड के नाम से ये बिकता है, करेक्ट। और इसका कहते हैं कि आप घर के सामने में इसका लाइन खींच देंगे तो कोई सांप नहीं घुसेगा उसमें। अगर आप भी खाली पाँव पेर देंगे तो आपका भी पाँव में जलन होगा, करेक्ट। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, कार्बोलिक एसिड है, इसमें जलन होगा ही, क्योंकि इसको फिनॉल नाम बोलते हैं हम लोग, है ना। लोग इसमें इन्होंने कार्बोलिक एसिड नाम से बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये सबसे पहली बार आइसोलेट किया गया था 19th सेंचुरी में, है ना। किससे? तो कोल टार से आइसोलेट किया गया था, है ना। फिनॉल को सबसे पहले जो है आपका कोल टार से आइसोलेट किया गया था। कोल टार क्या है? अभी अभी के रोड में आप देखेंगे कि ट्रक से भर के ला करके बिटुमिन को बर्न करके रोड बना रहा है ना, गिट्टी के साथ मिक्स करके। लेकिन पहले ये लोग कोल टार से करते थे, है ना। कोल टार, अलकतरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा था कंपेयर टू बिटुमिन। सो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है आपका। जो क्रूड ऑयल लेके आते हैं, क्रूड ऑयल में जो है फर्स्ट लेयर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और भी एरोमेटिक सब्सटेंसेस आइसोलेट करने के बाद जो बचता है फाइनली ब्लैक कलर का लेफ्ट आउट जो होता है, उसी को हम लोग कोल टार बोलते हैं ना, अलकतरा बोलते हैं, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में काम आता है, करेक्ट। तब सबसे पहले जो हम लोग हैं किस फिनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे, फ्रॉम हेलो हेरिन्स, है ना। सो इसमें केमिस्ट्री में एक चीज़ क्या है, किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज किसी के प्रिपरेशन में काम आता है। जैसे हेलो एरिन्स, जब आप हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे, है ना, तो वहाँ पर आपने उसका केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो एरिन्स का देखा था, जो कि रिएक्शन करके फिनॉल बन रहा था, है ना। तो वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज था, यहाँ पर हमको फिनॉल बनाना है, इसलिए वो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एज ए प्रिपरेशन मेथड यूज हो रहा है। तो हम हेलो एरिन से जो एरो क्या कहते हैं फिनॉल बनाएंगे, वो एक ही स्टेप है जो कि आपने वहां पर सीखा था, है ना। इसलिए यहाँ पे नया कुछ नहीं सीखना है, बिल्कुल वही स्टेप को जैसे वहां पर आपने किया था। आपने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लिया, है ना। क्लोरोबेंजीन लिया, इसको जो है आपने NaOH के प्रेजेंस में, है ना, टेम्परेचर दिया था आपने कितना, 623 केल्विन, करेक्ट। 300 एटमोसफेयर, है ना, 300 एटमोसफेयर दिया। तो क्या बनता है ये, सबसे पहले तो ये बनेगा O माइनस Na+, ये बनता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसको आप HCl के साथ क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। मतलब HCl के साथ इसका वर्कअप करेंगे, इसका डाइल्यूट करेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, जो भी Na+ है वो Cl- के साथ, इसके साथ, इस क्लोरीन के साथ क्या होगा, रिएक्शन कर जाएगा, ये Na+, ठीक है। और ये OH एज ए फिनॉल बन जाएगा। ये फिनॉल बन गया, करेक्ट। तो ये प्रिपरेशन हो गया जो कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज था, करेक्ट। उसी तरह आप जो है सेकंड सेकंड प्रिपरेशन देखेंगे, किससे बनाएंगे हम लोग, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, है ना। तो ये कैसे होता है, फ्रॉम बेंजीन
सल्फोनिक एसिड, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना होगा, है ना। तो बेंजीन लिया आपने, इसको जो है आपने ये वर्ड सुना होगा, है ना, क्या है ये, ओलियम, है ना। तो ओलियम है, ओलियम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, ओलियम क्या होता है बताता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, SO3H। ओलियम क्या होता है, ओलियम आपका होता है कंसंट्रेटेड, है ना, फ्यूमिंग H2SO4, है ना। फ्यूमिंग H2SO4 का दूसरा नाम ओलियम भी होता है। फ्यूमिंग H2SO4 मतलब जिसमें हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 रहे, करेक्ट। तो जब ये H2SO4 हाईली कंसंट्रेटेड रहता है तो क्या होता है, आपस में ही टूटता है, वो टूट के क्या आता है, SO3 प्लस SO3H बनाता है ना, या SO3 प्लस बना, SO3 माइनस बनाता है। सो इस तरह से ये क्या करता है, टूटते रहता है ना, क्योंकि हाईली कंसंट्रेटेड है। अब इसके बाद क्या होगा, इसको आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा इससे। तो पहले आप जो है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसको वर्कअप करेंगे, है ना। कैसे, तो एसिड के साथ डाइल्यूट करेंगे H+ से, है ना। कुछ भी HCl ले लीजिए, या फिर अगर वाटर चाहिए तो वाटर भी ले सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा, करेक्ट। तो उसी तरह से जो है हम लोग फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है। तो तीसरा क्या है आपका, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, है ना। डायजोनियम सॉल्ट। सो ये डायजोनियम सॉल्ट क्या है आपका, ये डायजोनियम सॉल्ट, ये नथिंग बट जो आपका डायजो मतलब होता है आपका नाइट्रोजन 2, है ना, N2 जहाँ पर भी रहेगा, और N2 के साथ सॉल्ट वर्ड कहाँ से आता है, जब N2 के साथ कोई हलाइड रहे उसमें, है ना, तो वो सॉल्ट के रूप में यूज होता है, करेक्ट। हम यहाँ पे लेते हैं एनिलिन। तो ये एनिलिन लिया आपने, है ना। एनिलिन क्या होता है, जहाँ पर आपका इसमें NH2 जुड़ा हुआ हो, है ना। तो ये एनिलिन हुआ, और इसमें जो है हम लोग क्या किए, सबसे पहले जो है NaNO2, है ना, ये डालें, क्योंकि हम लोग इन सिटू प्रिपेयर करेंगे। इन सिटू का मतलब क्या होता है, इन सिटू का मतलब होता है उसी RB में हम लोग, क्योंकि इसको बना करके रख नहीं सकते हैं, तो यहीं पे हम लोग जो है इसमें HNO2 बनाएंगे, है ना। ये दोनों का जो मिक्सचर है, ये दोनों जैसे ये मिक्स होता है, तो ये दोनों मिक्स होने के बाद क्या बनाता है आपका, इन सिटू में ये बनाएगा आपका HNO2, है ना। ये प्रोडक्ट बनाएगा, और यही प्रोडक्ट जो है रिएक्ट करता है, मतलब NO2 प्लस बन करके जो है ये रिएक्ट करता है। तो ये HNO2 यही इन सिटू में बनता है। कैसे बनता है, तो HNO2 आप यहाँ पर बना दीजिए, HNO2, और बचा क्या है, Na प्लस Cl माइनस, तो NaCl, है ना। तो NaCl बन जाता है ये। तो अब हमें चाहिए यही, इसका इसका नाम क्या है आपका, नाइट्रस एसिड, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। HNO3 को हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये नाइट्रस एसिड हुआ। तो यहाँ पर अटैक नाइट्रस एसिड करता है, ना कि सोडियम नाइट्राइड, है ना। सोडियम नाइट्राइड और HCl हम लोग लेते हैं, इससे हम लोग जो है HNO2 बनाते हैं। HNO2 बनाने के बाद अब HNO2 रिएक्ट करता है इसमें, तो ये क्या बनता है आपका, है ना, इसमें अटैक करेगा, और क्या करेगा ये आपका बन जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। तो यही आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हुआ, है ना। यही जो है आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हुआ, है ना। तो डायजोनियम सॉल्ट जिसको बोल रहे हैं वो यही है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब क्या करना है, इसको सिंपली वाटर और जो है रूम टेम्परेचर में छोड़ देना। रूम टेम्परेचर छोड़ देना मतलब ये धीरे धीरे वार्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेप है, ये पहला वाला जो स्टेप है, ये स्टेप ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो सेकंड स्टेप है, ये आप क्या करेंगे, कहाँ गया सेकंड स्टेप जो है, ये सेकंड स्टेप जो है आप वार्म मतलब क्या, 0 डिग्री से जब रूम टेम्परेचर में आते हैं, ये रूम टेम्परेचर में, तो उसी समय में क्या होता है, ये वार्म हो रहा है ना। तो वार्म हो रहा है, तो रूम टेम्परेचर में आते तक में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है आपका। तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है आपका, ये बना लेगा आपका फिनॉल,
है ना, और बाकी जो है N2 और HCl। तो इस रिएक्शन में क्या है आपका ड्राइविंग फोर्स, ये N2, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है ना। तो ये क्या करेगा, ये N2 क्या होगा, ये एस्केप करेगा, तो इस रिएक्शन से यहाँ बनेगा, और प्रोडक्ट आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि जो ये N2 है ये क्या होगा, ये स्केप करते जाएगा, है ना। तो ये बनते जाएगा, तो आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है, यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर जो है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा, है ना। तो ये सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, ये इजीली प्यूरिफाई हो जाएगा क्योंकि जो गैसेस फॉर्म में है वो इजीली निकल जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ये पे जो है वो क्यूमीन से करते हैं ना। क्यूमीन एक नेचुरल मतलब कि ये से मिलता है ना, रॉ मटेरियल है वो, तो उसी से जो है इंडस्ट्रियल स्केल में सिंथेसाइज किया जाता है ना। तो जो कि आपका ये फोर्थ वन है, ये जो है किससे है, फ्रॉम क्यूमिन, है ना। तो इससे करते हैं, तो क्या है क्यूमिन, क्यूमिन ये है आपका CH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये जो है यही आपका जो है क्या है क्यूमिन। कभी कभी आपको यही पूछ देता है कि इनमें से, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसमें पूछ देता है इनमें से क्यूमिन कौन सा है, तो आप याद रखेंगे जो ये यहाँ पर ये जो है कार्बन है, ये जो है जो भी 3 कार्बन है ये आइसो फॉर्म में होना चाहिए, है ना। ठीक है, मतलब सेकंड कार्बन इसके साथ अटैच होना चाहिए, तब जा करके ये क्यूमिन की तरह बनेगा। तो अब इसका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका जो है ऑक्सीडेशन कराते हैं। जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, ये पर एसिड की तरह बनेगा, है ना। ये ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, जैसे ये है CH3, ये भी CH3 है, करेक्ट। तो ये पर एसिड की तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। अब ये क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड, है ना। उसके बाद क्या है, इसमें इसमें H+ आप डालेंगे, है ना, वाटर। सो डाइल्यूशन कर रहे हैं, या वर्कअप जो भी बोलेंगे आप, हम जनरली इंडस्ट्री में इसको वर्कअप बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेप में आपको रिएक्शन नहीं करना होता है, सिर्फ उसको वॉश आउट करना होता है। उसी प्रोसेस में क्या होता है, ये टूट जाता है। जैसे ही आपने इसमें एसिड डाला, ठीक है, तो एसिड डाला तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ग्रुप यहाँ से चला जाएगा, और ये जो है आपका ऑक्सीजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन मिलकर के जो है ये आपका OH बन जाएगा, करेक्ट। और जो है ये CH3 CO CH3। तो एक और कमर्शियल प्रोडक्ट बना आपका, जो कि आपका क्या है, एसीटोन, है ना, एसीटोन बना, और ये आपका फिनॉल। तो इस ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से इसीलिए यूज होता है क्योंकि यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिल जा रहा है, एक तो फिनॉल मिल ही रहा है, साथ साथ में जो है एक बाई प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि आपका एसीटोन के रूप में यूज होता है ना। एसीटोन बहुत ज़्यादा पेंटिंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, वॉश करने के लिए, है ना, पेंट को हटाने के लिए, ग्रीसिंग सब्सटेंस को हटाने के लिए एसीटोन का यूज होता है ना। ये बहुत ही अच्छा एक सॉल्वेंट है वॉश आउट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका प्रिपरेशन के बाद इसका हम लोग फिनॉल का क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, करेक्ट। सो फिनॉल का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको उतना पूछा नहीं जाता है ना, लेकिन फिर भी जानकारी रखना है आपको क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट, BP क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, ये इंक्रीज करता है विथ नंबर ऑफ कार्बन्स, विथ इंक्रीजेस नंबर ऑफ कार्बन। मतलब जैसे कि आपका फिनॉल है, फिनॉल से, फिनॉल को अगर कंपेयर करेंगे आप अपना जैसे क्या आप क्या करेंगे, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल या, है ना। तो उसमें क्या होगा, इसमें 6 कार्बन है, वहां पर 7 कार्बन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, है ना। नंबर ऑफ कार्बन कम रहेगा, सबसे कम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन फिनॉल में 6 ही होगा, है ना। 6 से 7 जैसे ही होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, 8 होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, करेक्ट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, इसमें फिनॉल में
आपका क्या होता है इसमें, ये इन्वॉल्व करता है किसमें, आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया आपका, ये इंटर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना, और अगर इंट्रा रहता, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि फिनॉल, फिनॉल का OH है, करेक्ट। इसीलिए ये आपका जो है इंटरमॉलिक्यूलर, दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ना कि अपने खुद के मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर ये नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। हो सकता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज फिर जो है दूसरे का प्रिपरेशन मेथड भी हो सकता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन जो है, या इसका प्रिपरेशन दूसरे का केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो ये इंटरलिंक्ड रहता ही है पूरे केमिस्ट्री में, है ना। ऐसा नहीं कि जो रिएक्शन अभी आपने पढ़ लिया सिर्फ ये बिलोंग करता है आपका फिनॉल के लिए, ऐसा नहीं है। ये बिलोंग करेगा आपका किसी और के प्रिपरेशन में भी, जो यहाँ पर रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट बन रहा है, जब आप उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये यूज होगा, करेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें एसिडिटी, है ना। फिनॉल का एसिडिटी देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो OH है तो वो हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है या नहीं है, वो कैसे पता करेंगे। तो इसका हम लोग जो है सबसे पहले रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर इजीली हाइड्रोजन निकल रहा है तो एसिडिक है ना। अगर नहीं निकल रहा है तो एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल है। फिर उसके लिए हमें तो और भी रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में देखते हैं क्या करेंगे, हम लोग फिनॉल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल लिए, ठीक है। इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं, 2 बन गया आपका Na प्लस H2। तो ये क्या बन गया आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो यहाँ हमने देखा कि हाँ सोडियम ने जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और ये जो है आपका H2 निकल गया बाहर, है ना। तो ये H2 बाहर निकल गया, तो इसका मतलब जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ, तो फिनॉल जो है हमारा वो आपका जो है एसिडिक नेचर है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है। अदरवाइज क्या होता, पूरा का पूरा OH यहाँ से निकल के चला जाता, लेकिन पूरा का पूरा OH नहीं गया, तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है, करेक्ट। अब जो है कोर इसमें देखते हैं कि ठीक है, तो फिर अब हमें पता चल गया कि वो एसिडिक है। तो अब एसिडिटी कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे उसका पता करेंगे कि क्या एसिडिक नेचर है वो, तो इसको हम लोग जो है एसिडिटी से निकालेंगे, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल में क्या है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच टू sp2 कार्बन है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें रखा हुआ है फिनॉल का, जैसे देखिए ये फिनॉल है आपका, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है sp2 कार्बन से, है ना। तो ये क्या करता है, ये कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह आपका एक्ट करेगा, है ना। क्योंकि sp2 है, तो sp2 है तो ये क्या करेगा, जो OH है वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने का क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रूप में यूज होता है फिनॉल, मतलब जो फिनाइल रिंग है, जो ये रिंग है आपका, ये पूरा का पूरा रिंग जो है ये क्या करता है, जो भी इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता है, ये पहले सबसे पहले ट्राई करता है कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपने तरफ पुल करे, है ना। तो ये पुल करेगा तो जो ये वाला पार्ट में आपका है, ये पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, है ना, ये डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, जल्दी हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है मतलब ये एसिडिक, है ना। सो
जिसके कारण ये एसिडिक होता है। अब देखते हैं वो कैसे ये पुल कर रहा है, पुल करने का मैकेनिज्म क्या है वो देख लेते हैं। देखिए ये आपका फिनॉल है, करेक्ट। ठीक है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ गिरेगा, रेजोनेंस आपने देखा है पहले भी, और ये यहाँ से यहाँ। एरो को ध्यान रखेंगे, ये लोन पेयर आकर के इस बॉन्ड पे गिर रहा है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर जाकर के इस कार्बन पे जा रहा है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ इस तरह का एरो यूज होगा, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से कहाँ एरो को ले जा रहे हैं, वो नहीं तो फिर मिसलीड करेगा, है ना। तो ये आपका अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड OH हो गया, है ना। और यहाँ पर ये प्लस रहेगा। अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा, और बाकी दो बॉन्ड जैसे कि तैसा रहेगा। अब देखिए फिर से क्या होगा, ये माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर है, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या होगा, यहाँ पर आकर के इस बॉन्ड पे गिरेगा, ये बॉन्ड पे गिरेगा, तो ये आकर के इस कार्बन पे गिरेगा, है ना। तो ये ऐसे करके क्या बनेगा आपका, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड OH है ना, ये प्लस है, और यहाँ पर ये नया बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और ये बॉन्ड ऑलरेडी जैसा का वैसा ही है। अब क्या होगा आगे जा करके, ये सब आपका रिजोनेंस है ना, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये OH, ये प्लस, है ना। यहाँ पर ये नया बॉन्ड है, ये नेगेटिव क्या करेगा, ये यहाँ से उठ करके इस बॉन्ड पे आएगा, ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज देगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ नया बॉन्ड बना। अब आप कहेंगे कि एक और स्टेप होगा, तो एक और स्टेप क्या होगा, ये अगर आकर के यहाँ से यहाँ गिरा तो ये ऑब्वियसली उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये बिल्कुल कैसा लग रहा है देखने में, ये आ जाइएगा आप यहाँ से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो इसको हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इसके बाद ये पहला स्टेप ही आता है। तो यहाँ कितना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं पूछूंगा तो एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और ये तीसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, है ना। अब कह सकते हैं यहाँ पर तीन रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो जो नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसने OH से खींचा, वो हाईली स्टेबल क्यों है, क्योंकि वो तीन कार्बन पे जाकर के, मतलब तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जाकर के वो रेजोनेंस किया, मतलब वो उतना देर तक जो है उसको अपने तरफ खींच के रखा। तो ऑब्वियसली है कि OH हाइड्रोजन उसको रिलीज करेगा, है ना। और ये रिएक्शन के जो है आप NaOH के साथ कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि फिनॉल जो है स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। अगर आप इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे और अल्कोहल को भी और वाटर को भी, तो आप तीनों में पाएंगे कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल जल्दी छोड़ेगा हाइड्रोजन को कंपेयर टू अल्कोहल एंड आपका वाटर, है ना। तो इसी से पता चलता है कि फिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक है ना। तो जैसे वाटर के साथ तो नहीं देखेंगे हम, अल्कोहल और फिनॉल का कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे नीचे में। जैसे मान लेते हैं कि ROH, है ना। जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये RO, ये माइनस प्लस H प्लस, करेक्ट। उसी तरह फिनॉल के साथ भी होगा। तो जैसे ही आप फिनॉल को लेंगे, है ना, फिनॉल को आपने लिया, यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, प्लस H प्लस। अब जो है इस दोनों में जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि अल्कोहल ज़्यादा होगा, मतलब कि ये जो है आपका इथॉक्साइड ग्रुप है, और ये फिनॉक्साइड है। दोनों में ज़्यादा स्टेबल जो होगा वही जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को छोड़ के ये स्टेबिलिटी को अटेंड कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि इस दोनों में जो जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ेगा वो वही छोड़ेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ये वाले जो ग्रुप में है, इसमें इसमें कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, लेकिन इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ उठ के आएगा, फिर ये उठ करके यहाँ बॉन्ड में गिरेगा, फिर ये उठ करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये उठ करके इस बॉन्ड पे जाएगा, फिर ये उठ करके यहाँ आएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तीन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एक भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ये ज्यादा भी स्टेबल हुआ, मतलब क्या होगा, ये जल्दी हाइड्रोजन को छोड़ेगा, ये हाइड्रोजन को जल्दी छोड़ेगा, तो ये क्या हो गया, मोर एसिडिक,
है ना, ये मोर एसिडिक होगा। करेक्ट। ठीक है, तो ये फिनॉल के बारे में हो गया आपका। तो अब जो है क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन भी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्टेरिफिकेशन भी इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है। करेक्ट। ठीक है, आप लोगों को पता है कि स्टेरिफिकेशन क्या होता है, मतलब एस्टर बनाना, है ना। तो एस्टर आपको पता है कि एक अल्कोहल और एक एसिड होना चाहिए तभी एस्टर बनेगा। तो यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप के लिए जो आपका जो हम एरोमेटिक, ये हो गया फिनॉल आपका, है ना, क्योंकि ये बेंजीन रिंग हो गया और ये जो है आपका OH, तो ये फिनॉल हो गया। फिनॉल का ये OH ही आपका अल्कोहलिक OH के जैसा लग रहा है। अब ये क्या करेगा आपका R प्राइम COH के साथ रिएक्शन करेगा H प्लस के प्रेजेंस में, है ना। तो ये क्या बनाएगा आपका O और CO, है ना। मैकेनिज्म बिल्कुल वही जो एलोपैथिक में बना था, है ना, एलिफैटिक में जो बना था वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी होगा। तो ये एरोमेटिक एस्टर बन गया ये, है ना। तो जैसे जैसे एलिफैटिक में जितना तरह का मैकेनिज्म था, जितना तरह से बना था, उतना ही तरह से यहाँ पर भी बनेगा। तो ये OH ले लिया आपने और इसको जो है आपने एनहाइड्राइड के साथ किया, है ना। ये एनहाइड्राइड है आपका, है ना। एनहाइड्राइड के साथ किया, वो भी एसिड के ही प्रेजेंस में। एसिड के प्रेजेंस में जैसे ही आपने किया तो क्या बना, एरोमेटिक वो COR, है ना। अरे यहाँ पर R एसिड बन जाएगा, है ना, क्योंकि एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में किया तो दो एसिडिक ग्रुप फ्लैंक रहता है वो, तो एक आपका ये निकल जाता है यहाँ पे ये बन करके, और दूसरा जो है यहाँ पर ऐड होता है। करेक्ट। अब जो है और एक स्टेप है आपका OH के साथ रिएक्शन कराएं, जो कि आप एसिड क्लोराइड के साथ कराएंगे, है ना। तो एसिड क्लोराइड के साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो यहाँ पर आप H प्लस क्लोराइड लिए तो आपको यहाँ पर H प्लस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, pyridine लेंगे, है ना। तो pyridine लेंगे, क्या बनेगा, ArCO, ठीक है। ये बन गया आपका यहाँ पर ये प्रोडक्ट। करेक्ट। अब एस्पिरिन का नाम आपने सुना है ना। एस्पिरिन जो सर दर्द वगैरह के लिए जनरली लोग है ना यूज करते हैं, जो कि पेन किलर के रूप में यूज होता है। आप उसका भी यहाँ पर देखेंगे, पेन किलर हो गया, घुटने वगैरह में भी दर्द होता है तो भी दिया जाता है। इवन हार्ट के पेशेंट को भी एस्पिरिन दिया जाता है। ठीक है। सो आप इसमें देखेंगे कि ये कैसे बनता है, तो आप ये ले लीजिए, है ना। मैंने कहा था कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है आपका फिनॉल, लेकिन जैसे ही ये सैलिसिलिक एसिड के फॉर्म में रहेगा तो देखिए यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, तो ऑक्सीजन है। तो ये दोनों मिलकर के इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना। इसका नाम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। तो इसका नाम सैलिसाइलिक एसिड है। ये क्या करेगा आपका, जब आप इसको जो है CH3CO2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं H प्लस के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, ऑब्वियसली जो इसका OH है ये क्या करेगा, एस्टर बनाएगा। तो ये COH तो वैसा ही है, जो OH है ये ऑक्सीजन के बाद ये कार्बन, ये वाला फ्लैंक जो है आके जुड़ जाता है यहाँ पर इस एनहाइड्राइड से। करेक्ट। और जो बाकी बचा वो ये CH3, ये भी एस्टरिफिकेशन में आता है। तो ये जो बना प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है आपका, एस्पिरिन। यही एस्पिरिन है आपका, जिसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, है ना। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलिए या फिर इसको आप एस्पिरिन भी बोल सकते हैं, है ना। तो एस्पिरिन इसका ब्रांड नेम हो गया, ये आप मार्केट में मिलता है ना। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। करेक्ट। मैं आपको ये वाला भी शेयर कर दूंगा, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक
सब्स्टिट्यूशन, है ना? तो एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये आप ऑलरेडी इसमें भी देख चुके थे, जो हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कशन किया था कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, तो जिसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा प्रीफर करेगा कंपेयर टू आपका न्यूक्लियोफिलिक में, है ना? तो सबसे पहले जो है इसमें नाइट्रेशन है, तो बिल्कुल वही सब है जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, जो भी आप पढ़ेंगे, जो हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स में भी पढ़ा था आपने, नाइट्रोशन, सल्फोनेशन, है ना, हेलोजिनेशन, बिल्कुल वही सब यहाँ भी पढ़ेंगे आप, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, तो कोई इसमें अंतर नहीं है। तो जैसे पहला है आपका नाइट्रेशन, करेक्ट। तो नाइट्रेशन में आप क्या करेंगे, इसमें आपने फिनॉल ले लिया, ठीक है, तो आप फिनॉल ले लिए, इसमें आप क्या करेंगे, है ना, डाइल्यूट HNO3, तो ये क्या करेगा आपका, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑर्थो में ही जाके नहीं रुकता है, इसमें आपका दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो और एक पैरा, है ना। अब इसमें से जो है क्या करना है आपको, इसको फिर आप अगर चाहते हैं कि कोई एक को आपको रखना है, आपको क्या करना होगा, ये इसको आपको आइसोलेशन प्रोसेस में लेके जाना होगा, जो कि आप 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है उसमें आपने प्यूरिफिकेशन मेथड वगैरह देखा होगा, वहां पर आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें ऑर्थो कौन सा हो गया, पैरा कौन सा हो गया, जो फिनॉल से सेकंड पोजीशन में है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थो पोजीशन, और जो आपका फिनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप से फोर्थ पोजीशन पे है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरा, क्योंकि ये पोजीशन भी आपको बताया गया है, जो 1-2 पोजीशन होता है वो ऑर्थो, जो 1-3 पोजीशन होता है वो मेटा, और जो 1-4 पोजीशन होता है वो पैरा होता है, करेक्ट। तो ये आपका क्या है, ये आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब क्या है आपका यहाँ पर जो आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में जानेंगे, अगर बोलेगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है आपका, दोनों में अंतर क्या है, अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा, तो आप देखेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना। कैसे, तो देखिए ये क्या करता है, आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर आपका O और ये हाइड्रोजन, अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ये आपका क्या होगा, इसी मॉलिक्यूल के विद इन जो ये नाइट्रो ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, इसके बीच में बना, तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि वीकर होता है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, ये वीक होता है, इसको हम लोग वीकर सेक्शन में रखते हैं कंपेयर टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। और उसी तरह से जब आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये OH है आपका, है ना, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इधर में जो है ये आपका क्या बन गया, इधर में आपका नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O, है ना, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है आपका, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना आपका, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या हो गया, ये आपका इंटरमोलिकुलर हो गया,
ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना आपका, ये बॉन्ड क्या हो गया आपका, ये वो इंट्रा था और ये इंटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी है। ये जो बोर्ड मैंने बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ और ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा इजी है मेरे लिए। अदरवाइज अब नया चीज़ है तो सीखना पड़ेगा, है ना। तो उसी को सीखते हुए फिर हम आप लोगों के लिए इसी में जो है क्लास बना रहे हैं, वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, करेक्ट। तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट। और अगर आपको मान लेते हैं कि एक और एसिड है जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, वो अगर बनाना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फिनॉल आपने लिया, है ना, ये फिनॉल आपने लिया। फिनॉल लेने के बाद क्या किया आपने, इसको इसमें जो है आपने कंसंट्रेटेड, है ना, मैंने वहां पर डाइल्यूट HNO3 लिया था, यहाँ पर आप कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो ये क्या होगा, ऑल द पोजीशन जो भी ऑर्थो पैरा मेटा, है ना, सब पोजीशन जो है आपका किससे भर जाएगा, तो नाइट्रो ग्रुप से भर जाएगा, है ना। नाइट्रो नाइट्रो सब ऑर्थो और पैरा, सॉरी मेटा नहीं, सब ऑर्थो पैरा भर गया। तो इसको हम लोग जो है ऐसे IUPAC नोमेनक्लेचर नेमिंग के हिसाब से ये 246, सॉरी यहाँ पर हाइफन नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, खींचा जाता है तो उसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो ये मिसलीड करेगा, है ना। सो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये IUPAC नेम हो गया। और इसको जो है जनरली जानते हैं हम लोग किससे, तो पिक्रिक एसिड, है ना। पिक्रिक एसिड के बारे में आप एक चीज जान लीजिए, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्योंकि आप इस पिक्रिक एसिड में क्या देख रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तीनों जो है इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से। अब बेंजीन फिनाइल रिंग से, अब फिनाइल रिंग क्या करेगा, इस OH से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, खींचेगा तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बहुत ही जल्दी रिलीज करेगा, और जो हाइड्रोजन को जितना जल्दी रिलीज करता है वो एसिडिक नेचर उसका उतना ही ज्यादा होता है, करेक्ट। तो इसीलिए जो पिक्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के कैटेगरी में है। तो ये दिमाग में रखेंगे, पिक्रिक एसिड के बारे में लिखने में आ सकता है आपको कि क्यों ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो आप क्या लिखेंगे, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जो कि 246 पोजीशन में नाइट्रो लगा हुआ है, जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, ये बेंजीन को डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब बेंजीन से भी जो फिनाइल रिंग है इससे भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा तो फिनाइल को कहाँ से मिलेगा, तो ये इस OH ग्रुप जो इसमें लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को बहुत जल्दी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, है ना। तो जितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होता है उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर पिक्रिक एसिड के बारे में आया लिखने के लिए, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, जो कि हम लोग क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर सेकंड क्या है आपका, हेलोजिनेशन, है ना। तो नाइट्रेशन हो गया, अब हेलोजिनेशन है। तो हेलोजिनेशन में क्या है आपका, फिनॉल लिया आपने, है ना, फिनॉल आप ले लीजिए OH, इसको जो है आप रिएक्शन कराए किससे, Br2 इन CS2, है ना, CS2 और क्लोरोफॉर्म जो भी आप लेंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म में, है ना। तो क्यों आपने CH2 या क्लोरोफॉर्म लिया, क्योंकि ये लो पोलैरिटी सॉल्वेंट है ना, क्योंकि पोलैरिटी सॉल्वेंट आपको लो चाहिए यहाँ पे, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो क्या करेगा ये, और जो कि क्या करेगा, तीनों पोजीशन पे अटैक कर देगा, 246 तीनों पोजीशन में। और अगर आप लो पोलैरिटी सॉल्वेंट लेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको, ये आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैच होगा, लेकिन दो डिफरेंट प्रोडक्ट में अटैच होगा। एक आपका जो है यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, और जो है दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे आपका
ब्रोमीन लेगा। ये ऑर्थो हो गया, ये ऑर्थो हो गया जो कि माइनर है, और ये पैरा पोजीशन में आया तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना, पैरा पोजीशन में। ठीक है, ये तो हो गया आप जब नॉन पोलर आपने लिया। अब जब आप मान लेते हैं कि आप जो है पोलर लिए, जैसे कि ब्रोमीन वाटर है ना, ब्रोमीन इन ब्रोमीन वाटर अगर आप लिए तो क्या होगा देखिए, है ना। आप फिनॉल को लीजिए, क्या कीजिए इसमें 3Br, लेकिन ये किस में, तो सोर्स क्या है, तो ब्रोमीन वाटर, है ना। ब्रोमीन वाटर जैसे ही लेंगे आप तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, ये बेंजीन रिंग, है ना। तो ये OH, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ ब्रोमीन। ठीक है, तीनों जगह में ब्रोमीन आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, बिल्कुल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के जैसा ही। ठीक है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका। फिर एक आपका जैसे है कुछ बेंजीन से रिलेटेड नेम रिएक्शन है, उसको भी आप जान लीजिए क्योंकि नेम रिएक्शन पूछता है आपको। ठीक है, तो जैसे हो गया आपका कोल बेस, है ना। बस आइडेंटिफाई करके रखिए क्योंकि यही सब पूछता है कि ये रिएक्शन का नाम क्या है ना, नेम रिएक्शन क्या है इसका दे दिया जाएगा, या फिर स्टार्टिंग मटेरियल दे देगा, ये रिएक्टेंट्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो कोलबेस रिएक्शन है, कोलबे साइंटिस्ट है ये, इसने क्या था, क्या क्या आपका, इसको सबसे पहले जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, तो ये बना O- Na+। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, CO2 के साथ जो है इसको रिएक्शन कराया। सबसे पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया इन्होंने, इसको वर्कआउट किया, है ना, एसिड के प्रेजेंस में, है ना। सो ये क्या बनाएगा, ये आपका ये OH, और यहाँ पर जो है आपका COOH। करेक्ट, तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाया जिसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं ना, जिसको हम लोग जो है सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये बनाया था। तो ये कोलबेस रिएक्शन है, करेक्ट। और भी नेम रिएक्शन है, और भी नेम रिएक्शन है, देखते हैं उसको। जैसे है राइमर टाइमन रिएक्शन, है ना। तो राइमन टाइमन रिएक्शन क्या है आपका, राइमर टाइमन रिएक्शन, है ना। तो राइमन टाइमन रिएक्शन है, इसमें क्या है, आप फिनॉल लेंगे, है ना। ये बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है ना। तो ये सबको आप दिमाग में रखेंगे। फिनॉल लिया आपने, इसको जो है आपने रिएक्शन कराया किसके प्रेजेंस में, तो CHCl3, है ना, और एक्वस NaOH, है ना। तो जब आप ये डालेंगे तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर तो ONA+ बन जाएगा, है ना, O-Na+ बनेगा क्योंकि एक्वस NaOH है, और यहाँ पर आपका जो है CHCl2 ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है ना। तो इंटरमीडिएट बनाइए। अब क्या होगा, वापस से अब यहाँ से शुरू होगा इसका एक्चुअल प्रोसेस। आपने फिर से NaOH डाला, जब आप NaOH डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये वैसे ही रहेगा O-Na+। अब यहाँ पर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा करके, सॉरी क्या क्या समझ रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर है, तो ये क्या बन जाएगा CHO, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा इसका, आप जब एसिड डाइल्यूशन करेंगे H+ दे करके वर्कआउट करेंगे तो ये क्या बनाएगा आपका, ये फिनॉल ही बन जाएगा, वापस फिनॉल था तो फिनॉल ही बनेगा, और ये आपका CHO बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है आपका सैलिसाइलल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड था, और राइमन टाइमन रिएक्शन से जो है आपने सैलिसाइलल्डिहाइड बनाया, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा आपने,
और उसमें क्या आपने जोड़ा एसिड ग्रुप। तो इसका मैकेनिज्म भी है, बहुत मज़ेदार मैकेनिज्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमको बोलेंगे, हम आपको ज़रूर बताएंगे इसका मैकेनिज्म, है ना। क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो नहीं तो बन जाएगा। मैं अलग से जो है सारे नेम रिएक्शन का जो है एक वीडियो बनाऊंगा, उसका विथ मैकेनिज्म सारे नेम रिएक्शन रखूंगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है मैकेनिज्म की आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ पर जो है आपका ये यूनिट को लेके जाना है ना। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, है ना। तो जिंक डस्ट के साथ फिनॉल का रिएक्शन क्या कराएंगे, यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है, मेटल है ना। मेटल के साथ जनरली हीट करने से रिडक्शन ही ज़्यादा होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं एग्जाम में भूल भी जाते हैं आप कि क्या होगा, तो जब भी मेटल डस्ट या मेटल पाउडर या हाइड्रोजन कुछ भी लगा हुआ रहे तो समझिएगा कि उसमें रिडक्शन ही होगा, है ना। ये क्या बन जाता है, फिनॉल से वापस आपका ये बेंजीन बन जाएगा और ये ZnO, है ना, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, करेक्ट। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, है ना, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो जनरली कोई एसिड से आप इसको करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होने का चांसेस रहता है। तो ये सब दिमाग में रखेंगे, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे जिंक डस्ट, जेट मेटल पाउडर या फिर कुछ भी लिया आपने, सिंपल मेटल लिया तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और अगर आप ये प्रॉब्लम है इसमें पेन के साथ, एक सेकेंड। और अगर आपने कोई एसिड लिया, जैसे यहाँ पर हमने क्रोमिक एसिड लिया, तो क्रोमिक एसिड क्या है, Na2CrO2 Cr2O7, है ना, एंड H2SO4, दोनों का मिक्सचर जो आपने लिया ये क्रोमिक एसिड हुआ। अब इस एसिड के प्रेजेंस में जब करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन होकर के ये क्या बना लेता है आपका, ठीक है, इसको बेंजोक्विनोन बोलते हैं, है ना। इसका इंडस्ट्री में बहुत ही यूज है, ये होगा बेंजोक्विनोन, इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज है। आपका क्रीम, फेस क्रीम वगैरह में, ये सब में इसका यूज होता है, करेक्ट। तो आप इसको जो है आज के लिए इतना में ही हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इथर्स देखेंगे, है ना, इथर्स देखेंगे और क्या है, इथर्स देखेंगे, उसका क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसके बाद फिर आपका जो है ये खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर, ठीक है। तो आपने एल्कोहल्स किया, फिनॉल्स किया, फिर स्टरीफिकेशन किया, उसका मतलब स्टर, इथर्स देखेंगे, स्टर्स नहीं देखना है आपको, तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स, और अब हम लोग नेक्स्ट जो है इथर्स देखेंगे, करेक्ट। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो ठीक है, थैंक यू।